Welcome everybody to the online classes of ITN Guide. Today, all the students, we are going to do a very important chapter. आज हम लोग एक बहुत important chapter करेंगे जो IT के लिए बहुत important है. ये आपका बेस बना देगा. उसके बाद कोई सी भी प्रॉब्लम आपसे अब IT में पूछी जाएगी, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे. ठीक है? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा. जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता जाएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए. IT will be very easy to crack for you. Okay. And before we start any class, let me introduce you myself and the institute. सबसे पहले मैं बात करता हूं ITN गाइड की. ITN गाइड एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ITs के लिए लेते हैं. We have very good experience and the professional teachers in all subjects. सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं. एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है. जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सब चीजें बताई जाती है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एडवांस लेवल. ठीक है? और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. 1-to-1 क्लासेस होती है, आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, आपका असाइनमेंट्स, क्विजेस, टेस्ट वगैरह बराबर होते रहते हैं. उसके मार्क्स क्या आते हैं आपको दिया जाता है, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं. एंड वी हैव मेनी प्लान्स. उसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं. उन प्लान्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा. आप जो है कस्टमर सपोर्ट से इसके बारे में पूछ सकते हैं. तो मेरे पास एक लाइट प्लान होता है, प्रीमियम प्लान होता है, सुपर प्रीमियम प्लान होता है. आप क्लास 11th में हैं, आप क्लास 12th में हैं या पास आउट हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी प्लान आपको सूट करता हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप ले लीजिए. और उसके बाद मेरे पास ये सब चीजें होती हैं. यू कैन गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. Okay, and now I am going to introduce myself. मैं अपने बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे. Myself इरफान खान. मैंने बीटेक करा IIT कानपुर से. लास्ट 26-27 ईयर से मैं जो हूँ IIT JEE की क्लासेस ले रहा हूँ और बहुत सारी रैंक जो विदिन 100 है मैंने प्रोड्यूस कर रखी है. मेरा तरीका ये है, जो मेरा अपना तरीका है, पर्सनल तरीका है कि मैथमेटिक्स जो है बहुत इजी होता है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत सही तरीके से होता है, अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जिसमें याद कुछ नहीं करना है. ऐसा नहीं है आप प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो वो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे. लेकिन मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट्स, और उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है. ये चीज जो है आप हमसे बहुत ज्यादा सीखोगे. आपको कभी नहीं लगेगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो है लेंदी हो गई, नहीं सॉल्व हो पा रही, ऐसा कभी नहीं होगा है. एंड ऑल दैट नीड्स ए हार्ड लेबर. वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है? तो बगैर मेहनत के नहीं आएगा. नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन. आज की क्लास में स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टफ होगा वो मैं नहीं कराऊंगा. इन स्ट्रेट लाइन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है. बहुत कम, रेयर क्वेश्चन होते हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर डायरेक्ट आते हैं. लेकिन स्ट्रेट लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग होगा, स्ट्रेट लाइन ही स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है, बाकी जो कोनिक सेक्शन वो नहीं कर पाएंगे. हमेशा सर्किल के अंदर, पैराबोला के अंदर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आएगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी. और वो सब स्ट्रेट लाइन होती हैं. अगर आपको स्ट्रेट लाइन ही नहीं मालूम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही नहीं मालूम है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो टर्म्स लिखे होते हैं उनकी मीनिंग ही नहीं क्लियर है, तो आप कोनिक सेक्शन नहीं कर पाओगे, परेशानी आ जाएगी. तो रही डायरेक्ट क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में नहीं आते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही नहीं है, एकदम छोड़ दिया जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं किया जाए, तो ऐसा भी नहीं है. आएंगे क्वेश्चन, 4-5 साल में एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाएगा जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा. लेकिन दैट विल बी ए ट्रिकी वन. फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा कि फॉर्मूला लगा दिया और क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं होगा. वो ट्रिकी होगा, उससे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा. ठीक है? सो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. एवरेज नंबर ऑफ द क्वेश्चन, इसके अंदर एक क्वेश्चन है. ठीक है? बहुत कम क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन भी जेईई के अंदर माने रखता है. किसी चैप्टर के अंदर 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. एक क्वेश्चन भी आ गया तो उसका मीनिंग है. ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, हर साल होता है कि किसी पार्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा होता है. तो सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं. अगर एक भी आ गया, इट हैज सम मीनिंग. हाँ, इसका कोई मतलब है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है. ठीक है? उसके बाद इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स या कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में बात कर रहा हूं.
एक है प्रॉब्लम्स ऑन द फैमिली ऑफ द लाइंस। फैमिली ऑफ द लाइंस एक चीज होती है, इसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लेमडा L2। ये शायद आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम इसको डिटेल में बताएंगे ही बताएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द जेई। इसको डिस्कस करेंगे। फैमिली ऑफ द लाइंस इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंसी ऑफ लाइन उसी में आ गया, लोकस ऑफ ए पॉइंट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू फोकस ऑन दिस चैप्टर, ऑन दिस आर्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटर। डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंटर्स होते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन डिफरेंट ऑफ सेंटर मतलब ऑर्थो सेंटर होगा, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड तो खैर बहुत इजी होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब जेई में प्रॉब्लम आएगा, दे विल गिव कोऑर्डिनेट्स, 3 पॉइंट्स दे देंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगा। दे विल आस्क अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, और इस तरह की चीजें पूछेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके फॉर्मूले हैं एक आध, वो बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा। दे आर क्वाइट टिपिकल, बहुत टिपिकल है। और अगर हम प्रॉब्लम्स को फॉर्मूला यूज करके करने लग जाएंगे, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, या और भी चीजें हैं, सर्कम सेंटर हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व। कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो वो मेथड जो होते हैं, जो फॉर्मूला होता है, वो हमें यूज नहीं करना है। एंड व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है ये बता दे रहा हूं पहले से। जेई के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएंगी, ऑर्थो सेंटर निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है, इन सेंटर निकालना है, जो भी निकालना है, तो वी नीड टू डू विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री। उसको ज्योमेट्री से करिएंगे, तो यूज ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, कैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेथड डिसाइड करेंगे। लेकिन माइंड में रखिए, जब भी ज्योमेट्री से करेंगे तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और जेई की प्रॉब्लम को ज्योमेट्री से ही करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाएगा, अक्सर ऐसा होगा कि ट्रायंगल बनेगा जिसकी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, या फिर मालूम पड़ा कि वो आइसोसिस ट्रायंगल बनने लग गया, इस तरह की कुछ चीजें हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट ए वे, कोई एक मेथड निकाल लेंगे और ज्योमेट्री से उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स लेटर ऑन, है जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद इजी वाले फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, दे आर द इजी आर्टिकल्स हैं, एंड इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वी विल गो थ्रू ऑल दीज आर्टिकल्स वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़े से फॉर्मूले या बेसिक चीजें हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ी हैं, ठीक है, उसको करा देता हूं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। द आर्टिकल, the distance between the points joining the point A whose coordinates are x1 y1 and the point B whose coordinates are x2 y2 is, एक फॉर्मूला होता है, वी आर हैविंग ए पॉइंट, एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, एक पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल डी कह दिया। वी हैव ए फॉर्मूला, उसका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। द फॉर्मूला इज दैट डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट में टर्म लिखी है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फॉर्मूले को अंडर रूट लेके मत यूज करिए, डी स्क्वायर निकाल लीजिए पहले। जब डी स्क्वायर निकल जाएगा, बाद में अगर हमें जरूरत पड़ेगी डी निकालने की या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए भी निकालनी पड़ेगी, तब हम अंडर रूट ले लेंगे। अदरवाइज बिगिनिंग से अंडर रूट लेके मत चलिए, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। So I am writing the formula once again. I am going to write d square. d square हमेशा कैलकुलेट करेंगे। d का मतलब ये डिस्टेंस द पॉइंट a एंड b, इसको हम ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, फॉर्मूले के अंदर x1 माइनस x2 लिखा है, अब x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1 लिखिए, बात बराबर होती है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x1 माइनस x2 यू कैन राइट टू बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और उधर दूसरे वाले ब्रैकेट में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले लीजिए, किसी भी पॉइंट को x2 y2 ले लीजिए। आप a को x2 y2 ले लीजिए, b को x1 y1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। वी आर हैविंग ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मेरे पास। The distance between the points
capital A, I am taking this point to be capital A, whose coordinates are given small a comma 2, and there is a point B whose coordinates are 3 comma 4 is 8. Then the value of the small a. ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास है जिसके अंदर एक पॉइंट दे रखा था, उसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल a कॉमा 2 है, एक पॉइंट बी दे रखा था, उसके कोऑर्डिनेट्स 3 कॉमा 4 है, और दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 8 दे रखा है. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. वी हैव दिस 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. स्मॉल ए की वैल्यू निकल आएगी. लेकिन आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री. मैंने कहा ना ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस होती है. तो ज्योमेट्री कैसे यूज करनी है, क्या करना है, तो उस तरीके से भी बता दूंगा. अभी छोटा सा इजी सा क्वेश्चन कराऊंगा ज्योमेट्री यूज करके, बाद में बड़े वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे. ठीक, एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन करिए तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको एक फिगर बना के शॉर्ट में लिख दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप फिगर हमेशा एक्यूरेट बनाएं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है फिगर पर रहेगी तो बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा, आसानी से सॉल्व हो जाता है. वी आर हैविंग ए पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट इसने स्मॉल a कॉमा 2 दे दिए. वी आर गिवन ए पॉइंट बी और उसके कोऑर्डिनेट्स इसने जो है मेरे पास 3 कॉमा 4 दे दिए. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल 8 है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं. ए बी स्क्वायर जब लिखूंगा तो वो आएगा x1 माइनस x2 दैट इज a माइनस 3 होल स्क्वायर. आई एम राइटिंग दैट डायरेक्टली, डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं. आई कैन से दैट इज a माइनस 2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, plus y2 minus y1 that is 2 minus 4 or 4 minus 2, it is the same thing, that is 2 square. That is equal to ab square और ab square की वैल्यू 8 स्क्वायर लिख दी. ठीक है, या फिर ऊपर फॉर्मूला लिख के बता दे रहा हूं. व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर. ये फॉर्मूला मैंने यूज करा, बाद में अंडर रूट ले लेंगे, अभी नहीं ले रहा हूं. सो आई नीड टू सिंप्लीफाई इट. a minus 3, it is not a minus 2, that is a minus 3. ठीक है, a minus 3. So what I am getting is a minus 3 whole square is equal to 2 square 4 आ जाएगा, उधर से 64 आएगा, ट्रांसफर कर देंगे. I am going to get 60. ठीक है, a minus 3 whole square की वैल्यू 60 आ गई है. अब यूजुअली व्हाट पीपल डू, वो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, हाँ, और दे विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू ए. तो स्मॉल ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी. व्हाट आई मीन टू से, मैं कहना क्या चाहता हूं, ज्यादातर लोग यही करेंगे. आई विल रब इट आउट. दे विल राइट a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 60. फिर 60 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद दे विल फैक्टराइज इट, या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे. सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, ये चीज करी जाती है, हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है. यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि लेफ्ट साइड पे a माइनस 3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट साइड में भी 60 लिखा हुआ है. तो टेक स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है, तो आई एम रबिंग इट आउट, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बेवकूफी का काम है. जस्ट टेक स्क्वायर रूट. अब जब स्क्वायर रूट लेंगे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए डायरेक्टली. स्मॉल ए की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी. ठीक है, सो आई कैन राइट इट टू बी a minus 3 that is equal to under root of 60. अच्छा, अंडर रूट 60 का मतलब हो जाएगा 2 अंडर रूट 15, बट आई विल पुट ए प्लस माइनस साइन. यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखेंगे, अंडर रूट लिया है. आई विल ट्रांसफर 3 ऑन द राइट साइड, देन द वैल्यू ऑफ a आई एम गेटिंग इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 60 दैट इज 2 अंडर रूट 15. तो ये मेरे पास आंसर आ गया, एंड दैट इज माई ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी से मैच कर गया. आई हैव गॉट 2 वैल्यूज ऑफ द ए, यानी कि 2 पॉइंट्स आएंगे, हाँ, जहां पे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 8. 2 आंसर आ रहे हैं जो यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है. फिगर बनाएंगे दूसरी, उसको ज्योमेट्री से करेंगे तो अपने आप दिखाई पड़ जाएगा. सो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ. फिर इसको, इसी प्रॉब्लम को आई एम गोइंग टू डू विद द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से कराता हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू मेक ए फिगर बना देता हूं सबसे पहले. ओके, मेरे पास एक पॉइंट ए दे रखा था,
उसके कोऑर्डिनेट्स इसने स्मॉल a कॉमा 2 दिए थे। ओके, एक पॉइंट बी दे रखा था। उसके कोऑर्डिनेट्स इसने दिए थे 3,4। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स आई एम जस्ट राइटिंग सेपरेटली, दैट इज a,2. पॉइंट बी they have given its coordinates is 3,4 and distance between AB, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसने AB की वैल्यू 8 दी थी। ये क्वेश्चन था। अब पहली बात तो ये है कि कैपिटल ए जो पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट ए है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 2 है। वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब द पॉइंट ए होगा, फिगर में मैंने वहां बनाया है, इट में बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन, वो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है और ये लाइन जो होगा y इक्वल टू 2 होगा। कोई सा भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, उसके y कोऑर्डिनेट्स 2 रहेंगे। तो a में बी हियर, a में बी हियर, a में बी हियर, a में बी एनीवेयर, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट b दे रखा था, उसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 थे। वी आर हैविंग ए पॉइंट b, उसके x कोऑर्डिनेट 3 है, आई एम जस्ट शोइंग 3 हियर एंड y कोऑर्डिनेट इज 4। तो ये पॉइंट b है, इसके x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4 दे दिए, ऐसे दे दिए। ए और बी के बीच का डिस्टेंस इसने 8 दे दिया, ठीक है। अब अपने आप ही समझ में आ जाता है, पॉइंट ए जो है लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, दोनों जगह पे हो सकता है। यानी कि पॉइंट ए, 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू 2 आ सकती है। 2 आंसर्स में बी पॉसिबल। आई मे हैव ए पॉइंट ए हियर, उसको मैंने ए डैश कह दिया और ये डिस्टेंस भी 8 आएगी। तो बेसिकली जो ट्रायंगल बन रहा है बी ए डैश, दैट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेफ्ट साइड में भी पॉइंट ए हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, बट एनीवे लेट्स सॉल्व विद द ज्योमेट्री। पॉइंट बी के y कोऑर्डिनेट इसने 4 दिए थे, तो पॉइंट बी की जो होगी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी या हाइट आप बोल दीजिए जो भी है, दैट इज 4, ठीक है। तो वो हाइट पूरी 4 आ गई, ये हाइट 2 आ गई। तो अगर इस पॉइंट को मैं m बोल दे रहा हूं, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डैश, तो कुल मिला के ये हाइट जो निकलेगी bm, दैट विल बी 4 - 2, दैट इज 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। नाउ आई कैन यूज द ज्योमेट्री। अब हम ज्योमेट्री यूज कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा लेंगे। आई विल कैलकुलेट am। तो am की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, बल्कि am स्क्वायर कर दे रहे हैं, बाद में अंडर रूट ले लेंगे। पाइथागोरस लिखेंगे तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हाइट हमारे पास 2 आ चुकी है, 2 स्क्वायर, 64 - 4 दैट इज 60। तो am की जो वैल्यू आएगी मेरे पास अंडर रूट 60, और आई कैन से दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ 15। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज करी, प्लस माइनस नहीं लगाया है। am जो होगा वो पॉजिटिव 2 अंडर रूट 15 आएगा, माइनस में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि बिकॉज am इज द लेंथ। हाँ, am जो होगी लेंथ होगी या साइड होगी इस ट्रायंगल की, इट हैज टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव नहीं रहेगी। बट एनीवे, अब हम इसको ज्योमेट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। ये डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल ए है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकलेगा तो O से लेके ये पॉइंट यहां तक का डिस्टेंस 3,0 इसके कोऑर्डिनेट्स है, या 3 है, तो ये डिस्टेंस 3 दे रखी है, और 3 - am करा देंगे, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। तो स्मॉल ए की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 3 - am की वैल्यू 215, ये आ जाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, तो पॉइंट ए निकलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहा हूं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल ए है, दैट इज 3 - 215, 3 - 215, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 2 रहेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट 2 आ गए। इसी तरह से ऑन द राइट साइड आई कैन गेट ए पॉइंट ए डैश। तो पॉइंट ए या ए डैश जो भी राइट में हो सकता है, उस टाइम पे ये डिस्टेंस जो भी am के बराबर रहेगी वो ऐड हो जाएगी 3 के साथ। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, दैट विल बी 3 प्लस am की वैल्यू 2√15 निकाली थी, प्लस 2√15 आ गई। कुल मिला के पॉइंट ए डैश जिसको मैंने बोला है, उसके कोऑर्डिनेट्स x वाले 3 + 2 √15 आ गए, और y कोऑर्डिनेट 2 रहेंगे। सो आई हैव रिटन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a एंड a डैश। a और a डैश के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए। अब फाइनली आई कैन राइट द आंसर, ठीक है, आंसर लिखा जा सकता है। एंड आई कैन से द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, 2 था ना, स्मॉल a, 2 था, तो स्मॉल a की वैल्यू 3 - 2√15 हो सकती है, या 3 + 2√15 हो सकती है। तो सो आई कैन से द वैल्यू इज 3 + और -2 √15। अब इस प्रॉब्लम को मैंने ज्योमेट्री से कर दिया, सिंपल ज्योमेट्री थी, पाइथागोरस लगानी थी, वो मैंने यूज करके आपको शो कर दिया है। चीज बहुत छोटी सी है, लेकिन
इस तरह की ज्योमेट्री, इस तरह की चीजें हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, एंड दैट विल बी टफ, और वो थोड़े से मुश्किल भी होंगे। चलिए, एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द 3 points -2, 2, 8, -2, -4, -3 are the vertices of, we have option isosceles triangle, equilateral triangle, right angle triangle, and none of this, ये 4 options है। We are given a point A, एक point A दे रखा है, उसके coordinates इसने दे रखे थे -2, 2। पहले वाले पॉइंट्स को मैंने A बोल दिया, कोऑर्डिनेट्स -2, 2 ले लिए, दूसरे पॉइंट को B बोल दे रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स 8, -2 हैं। तीसरा पॉइंट C है, उसके कोऑर्डिनेट्स -4, -3 हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, एक ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा, राइट एंगल होगा, ये मुझको करना है। अब सीधी सी बात है, एक ट्रायंगल को प्रूफ करना है आइसोसेलेस, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि एंगल्स निकाल ले, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकाल ले। अगर तीनों एंगल बराबर आ जाएंगे तो आई विल से इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी दो एंगल बराबर आ गए, आई विल से इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई से भाई एक एंगल 90 डिग्री आ गया, आई विल से इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हमको वो मेथड नहीं यूज करना है, हमें वो मेथड यूज करना है जिससे मेरे पास तीनों या चारों ऑप्शन में से कोई भी आ जाए। तो ये तरीका एंगल निकालने का, हालांकि वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंगल, दैट इज वेरी लेंथी, और ये तो गलत काम है, ये नहीं करना है। करना क्या है ये बता दे रहा हूं। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए, एक काम कर रहे हैं, साइड ए बी निकाल लेंगे, साइड बी से निकाल लेंगे, साइड सी ए निकाल लेंगे। तीनों साइड बराबर आ गई, आई विल से इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो साइड बराबर आ जाएंगी, आई विल से इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर sum of the square of two side is equal to the square of the third side, a square plus b square c square जो भी आ गया, then I will say it is a right angle triangle. Let's start with the question है। अब सीधी सीधी बात है, फिगर नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। I am starting the question. I will calculate ab square. ab नहीं निकालेंगे, ab square निकालेंगे, बाद में अंडर रूट वगैरह लेना होगा तो ले लेंगे। साइड हमारे पास ab बन गई, ab square निकालें, x2 minus x1, 8 of -2, that is +2, 10 square, plus y2 minus y1, that is 4 square, that is 100 plus 16, 116। ab square की वैल्यू 116 आ गई। Now I am calculating bc square। bc square, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 8 है, c के -4 है, तो x2 minus x1, तो 8 minus of -4, this +4, 8 plus 4, 12। x2 minus x1 होल स्क्वायर का मतलब 12 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 minus y1 कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 144 प्लस 1, 145 आ गया। ठीक है, उसके बाद सी ए निकाल ले रहे हैं, सी ए स्क्वायर, x2 minus x1 कराएंगे तो -2 प्लस 4 बन जाएगा, यानी कि बेसिकली 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 minus y1 कराएंगे 2 प्लस 3, 5 स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 29। ओके, आई हैव कैलकुलेट द साइड्स। हैं, तीनों साइड्स निकालनी, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। तीनों साइड डिफरेंट है, कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। ए बी जब निकालेंगे √116 बन जाएगा, बी सी √, बनेगा, और यहाँ पर √29 बनेगा, तो ए बी, बी सी, सी ए आर नॉट इक्वल है, या कोई भी दो बराबर नहीं है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑप्शन नहीं आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद दो ऑप्शन बचे, दो में से एक हो सकता है, देखता हूं। लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व कि ये 116 है और ये 29 है, दोनों को ऐड करते हैं तो आई एम गेटिंग 145, ये 145 आ जाता है। और आई कैन से आई एम गेटिंग ए रिजल्ट दैट सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग बी सी स्क्वायर, ये चीज आ रही है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, सो आई कैन से इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो आंसर आ गया मेरे पास वो ये आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास आंसर आ गया, लेकिन और डिटेल नहीं बता दे रहे हैं और इसको क्लियर कर दे रहे हैं। एंगल ए 90 आएगा या बी 90 आएगा या सी 90 आएगा, इसने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। सबसे बड़ी साइड जो निकल रही है बीसी या बीसी स्क्वायर है, दैट इज 145, तो बीसी जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए ट्रायंगल where BC is the hypotenuse, और BC की वैल्यू 100,
45 दे रखा है, अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट में 145 आएगा, रूट ऑफ 145. आफ्टर दैट वी हैव ए वन साइड ए बी की वैल्यू हमारे पास ए बी स्क्वायर 116 था, अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 116 आ जाएगा. यहाँ पे शो कर दिया मैंने. ए सी जो आएगा अंडर रूट 29 आ जाएगा. और फिगर में देखेंगे तो एंगल ए इज 90 डिग्री. सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल ए इज 90 डिग्री. ये पूछा नहीं है लेकिन मैंने बता दिया कि अगर ऑप्शन में होता तो ये चीज भी आ जाती है, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं. तो ये प्रॉब्लम भी ओवर हो जाती है. और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, शो दैट द 4 पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, सारे के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दे दिए. वी नीड टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक तरीका तो ये है, कोई भी दो साइड हो पैरेलल इक्वल हो, फिर बाकी दो साइड पैरेलल इक्वल प्रूफ करा दे, देन आई कैन से इट इज ए पैरेललोग्राम. अब उसके लिए परेशानी ये है कि हमारे पास चारों साइड निकालनी पड़ेंगी, ए बी बी सी सी ए सी, और चारों साइड निकालनी पड़ेंगी. और उसके बाद दो साइड को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा. तो ये बड़ा तरीका हो जाएगा, इसको नहीं फॉलो करना है. ठीक है, वो तरीका जो कि हमारे पास पक्का हो, मजबूत हो, जो रिजल्ट दे विथ कॉन्फिडेंस है, वो हमको फॉलो करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं, इसको भी करा दे रहा हूं. ओके, वी हैव ए मेथड दैट वी कैन यूज. पहली बात तो ये है, द 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ी सी कमी है. लेकिन अगर नहीं लिखा है तो दैट मीन्स दैट शो दैट द 4 पॉइंट्स दैट इज इनटू ऑर्डर, इन ऑर्डर. ये 4 पॉइंट्स ऑर्डर में, रैंडम नहीं है. ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, वैसे लिखा होना चाहिए. दे आर इनटू ऑर्डर. आई कैन टेक द फर्स्ट पॉइंट टू बी ए, आप इसको बी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी सी डी ए ले लीजिए, लेकिन आई एम टेकिंग इट टू बी ए. नेक्स्ट पॉइंट टू बी बी, नेक्स्ट पॉइंट टू बी सी, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डी. ठीक है, ऑर्डर में लेना है. ऐसा नहीं कि पहले को ए ले लिया, दूसरे को सी ले ले और इसको बी ले ले, ये नहीं कर पाएंगे. दैट इज रॉन्ग, दैट वी कैन नॉट डू. वो नहीं हो सकता है. ठीक है, दे शुड बी ऑर्डर, इन ऑर्डर. ठीक है, लेट्स मूव टू द पॉइंट. अब क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं. मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, दे आर इनटू ऑर्डर. मैंने पहले कहा कि सारी इंफॉर्मेशन को फिगर में लिख देते हैं. पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स 1, -2 आ गए. जैसे ही फिगर बनाएंगे हमें आइडिया लग जाता है क्या करना चाहिए. पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने 3, 6 दे दिए हैं. पॉइंट सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने 5, 10 दे दिए हैं. पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 2 दे दिए हैं. ठीक है, वी नीड टू प्रूव दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो पहली बात तो साइड्स इक्वल या पैरेलल तो ये हमें करना ही नहीं है. करना क्या है ये बता रहा हूं. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है, हालांकि रेक्टेंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. ट्रेपेजियम के अंदर नहीं करेंगे, या कोई भी आर्बिट्री क्वाड्रिलेटरल होगा तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये प्रूव कर दूं कि एसी डायगोनल का मिड पॉइंट और बीडी डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा. इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिड पॉइंट को एम लिख दे रहा हूं. सो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मिड पॉइंट इज सेम ऑफ बोथ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, देन आई कैन से इट इज ए पैरेललोग्राम. अब एक काम करेंगे, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं, कंसिडरिंग एसी टू बी डायगोनल. आई एम जस्ट राइटिंग, यहाँ पे शो कर दिया, बता दिया. अभी हम एसी को डायगोनल ले रहे हैं. कंसिडरिंग एसी टू बी डायगोनल, टू बी डायगोनल. मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, वो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा. एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x1 + x2/2 होते हैं. y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 होते हैं. उसको यूज करने जा रहा हूँ. तो आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम. पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 + x2/2. आई एम शोइंग, एसी को डायगोनल लिया था, x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू 5 आ गई, x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2. y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो a के y कोऑर्डिनेट -2 है एंड b के y कोऑर्डिनेट हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाय 2. अब इसको सॉल्व कर लिया तो आई एम गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, दैट इज 6/2, दैट इज 3, और इधर 8/2, दैट इज 4.
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC आई एम गेटिंग 3,4। ठीक है, उसके बाद अब हम BD डायगोनल को कंसिडर करेंगे, और BD डायगोनल को जब कंसिडर करेंगे उस टाइम पे हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा M डैश। हाँ, यहाँ पे M नहीं लिखा जा सकता, M डैश लिखा जाएगा। उसके बाद प्रूव कर लेंगे M एंड M डैश आर द सेम पॉइंट। ठीक है, यानी कि M और M डैश डिफरेंट पॉइंट नहीं होंगे, सेमी पॉइंट होंगे, दैट इज कॉमन एंड विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। हाँ, ये कर देंगे। तो M डैश ना लिख के मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए किया था। अब फिगर गंदी होगी, इस वजह से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ आई एम कंसिडरिंग BD टू बी डायगोनल। BD को डायगोनल करके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, उसको M ही लिख देंगे, M डैश नहीं लिखेंगे। टू बी डायगोनल, ओके, आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। x कोऑर्डिनेट दोनों के 3 हैं, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 दैट इज 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट M या जो भी मिड पॉइंट है, आई एम गेटिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स टू बी 3,4। तो डायगोनल AC ले या डायगोनल BD ले, दोनों ही केस में हमारे पास मिड पॉइंट जिसको मैंने M कहा है उसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 आ रहे हैं। तो दैट मींस द मिड पॉइंट और द पॉइंट M इज कॉमन। M इज द मिड पॉइंट, इज द कॉमन मिड पॉइंट, ऐसे करके साफ साफ लिख दिया, इज द कॉमन मिड पॉइंट ऑन डायगोनल, on both diagonals, or I can say that ABCD is a parallelogram, ठीक है, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, एक चीज और है, मैंने बताई थी, मैंने बोला था कि रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, उसके अंदर भी हमारे पास डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो अभी मैं कह नहीं सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर तो नहीं है। अगर रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जो भी हो, उसके लिए अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर वो एंगल ABCD जो होते हैं 90 डिग्री बन जाते हैं, एंड दोज रेक्टेंगल और स्क्वायर आर ए स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर वो रेक्टेंगल भी ABCD, नो प्रॉब्लम, इट इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज मस्ट है। हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, खत्म। अब हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है कि अरे ये तो रेक्टेंगल आ गया, ये तो स्क्वायर आ गया तो आ गया। रेक्टेंगल हो तब भी वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर आ गया तब भी वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, मेरे पर्पस सॉल्व हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, वी हैव ए डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट सेक्शन फॉर्मूला, ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इसको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, एंड वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। कुछ एक आध प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। पॉइंट P XY डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B इंटरनली इन द रेशियो M:N। मेरे पास एक पॉइंट दे रखा था A, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, एक पॉइंट B दे रखा था, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। देयर इज ए पॉइंट P विच इज डिवाइडिंग AB इंटरनली। पॉइंट P जो होगा A और B के बीच में आएगा, तो इसको बोलते हैं दैट इज डिवाइडिंग इंटरनली इन द रेशियो M:N। M की साइड, A की साइड से M है और B की साइड से डिस्टेंस N है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पॉइंट P जो होगा AB के बीच में नहीं होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो ऐसी फिगर बन सकती है कि एक पॉइंट A दे रखा है x1 y1, एक पॉइंट ये B दे रखा है x2 y2, दिस इज द पॉइंट A। हाँ, यहाँ पे पास में नहीं, थोड़ा दूर में लिखा है, पॉइंट B है। और पॉइंट P जो है वो हमारे पास एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, AB के बाहर है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। खैर जो भी है, फिगर के हिसाब से पॉइंट P जो है राइट साइड में B के, और P की डिस्टेंस हमारे पास A से स्मॉल m है और P की डिस्टेंस B से स्मॉल n है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक एक्सटर्नल डिवीजन का और एक इंटरनल डिवीजन का। दोनों फॉर्मूले दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो पहले तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपको करा दे रहे हैं।
पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y ले लिए। x, y मैं निकाल सकता हूं अगर उसकी डिस्टेंस बेसिकली रेशियो m/n डिस्टेंस नहीं है, m/n जो भी रेशियो है, इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो m/n। ठीक है, m और n के बराबर नहीं है, pa की वैल्यू m के बराबर नहीं है, या pb की वैल्यू n के बराबर नहीं, लेकिन रेशियो जो है वो m/n है। ठीक है, कोई बात नहीं। p के x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक काम ये करिए, पॉइंट m लिखिए और कोऑर्डिनेट्स b के लिखिए। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों है क्रॉस में होता है। जब एन लिखेंगे तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं कैसे करना है, क्या करना है। पॉइंट पी के जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ए से डिस्टेंस हमारे पास एम दे रखी है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट बी के लिखेंगे तो m इंटू x2 आएगा, ये टर्म आ जाएगा। बीच में प्लस साइन लगाएंगे, n लिखेंगे लेकिन x कोऑर्डिनेट ए के लिखेंगे, दैट इज x1, तो n x1 आ गया। डिनोमिनेटर के अंदर m+n लिख देंगे। अच्छा, यही काम हम y कोऑर्डिनेट्स के भी लिए करेंगे। अगर p के y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m लिखेंगे लेकिन y कोऑर्डिनेट b के लिखेंगे, दैट इज y2, my2। आई विल डू ए प्लस साइन, एक प्लस साइन लगाएंगे, n लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट a के लिखेंगे, दैट इज y1। तो my2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई m+1, दिस इज द फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आ गया फॉर द इंटरनल डिवीजन। जब पॉइंट पी जो होगा ए और बी के बीच में होगा, m/n में डिवाइड करेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी मैं लिखूंगा m/n, हाँ, फ्रॉम ए टू बी, ए से डिस्टेंस m होगी और बी से n होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड फॉर्मूला, व्हेन इट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली। जो काम ऊपर किया था वही काम नीचे करेंगे, बस ये होगा कि प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जब x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो डिस्टेंस a से m है, तो कोऑर्डिनेट्स b के लिखेंगे x2, तो m x2 आ जाएगा। लेकिन बीच में माइनस साइन लगाएंगे, n लिखेंगे, n डिस्टेंस b से है तो कोऑर्डिनेट्स a वाले लिखेंगे, दैट इज x1, तो माइनस में n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n कर दिया। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो m लिखेंगे इंटू y कोऑर्डिनेट b के my2 माइनस n y1, तो my2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया। इसको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इन फॉर्मूलास को कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जरूरत पड़ जाती है। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी कैन मूव फॉर सम क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है, और कुछ नई चीजें भी आपके पास आ जाएंगी। ओके, वी हैव वन मोर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी पॉइंट्स दे रखे थे, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, p इज द मिड पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट्स आर x1 y। p जो मिड पॉइंट होगा तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, या m और n दोनों ही 1 आएंगे, तो इस फॉर्मूले में m और n दोनों की वैल्यू 1 रख दी है, इंटरनल डिवीजन है, तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 बन जाएगा, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2 बन जाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट P मिड पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएंगे। ओके, लेट्स मूव। वी हैव ए क्वेश्चन, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3:1 externally। ठीक है, मैंने पहले कहा था फिगर बना लेंगे, फिगर यूज कर लेंगे एंड आई विल गेट द आंसर। है, फिगर कैसे करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करने जा रहा हूं। समटाइम्स कभी कभी कंफ्यूजन आता है, फिलहाल एक्सटर्नल डिवीजन में। फिगर बना रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट टू बी ए, इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। आई विल ड्रॉ ए फिगर, फिगर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। वी आर हैविंग ए पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने जो दिए हैं 5, -2 हैं। पॉइंट बी दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स इससे 9, 6 दे रखे हैं। ठीक है, एंड देयर इज ए पॉइंट पी विच इज डिवाइडिंग these points externally in the ratio 3:1। एक चीज का ध्यान देना है, ये कभी क्लियर नहीं होता या मेंशन नहीं किया जाता, नहीं होता है, इन द रेशियो 3:1। तो 3:1 ये है, पॉइंट P जो होगा पॉइंट A से डिस्टेंस 3 आएगी और B से 1 आएगी। मेरा मतलब ये कि पॉइंट विल बी समवेयर हियर, उसका डिस्टेंस पॉइंट A से 3 होगा और यहां से ये 1 होगा।
और ये 3 होगा। ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट पी को आप यहाँ पे ले लीजिएंगे और पी से डिस्टेंस 1 आ जाएगी और बी से 3 आ जाएगी, नो, तो वो जो है 1:3 बन जाएगा। क्वेश्चन में 3:1 दिया, तो ए से डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 3 लेंगे। तो उस हिसाब से जब फिगर बनेगी तो फिगर मेरे पास जो है पॉइंट पी जो बी के राइट में जा रहा है। आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, उसको मैंने x, y ले लिया। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इस कोऑर्डिनेट्स, है इसके कोऑर्डिनेट निकाल ले रहा हूं। ठीक है, सीधे सीधे पी के x कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो पॉइंट पी के जो x कोऑर्डिनेट निकल के आने वाले हैं वो मैं लिख रहा हूं। 3 लिखूंगा, 3 का डिस्टेंस हमारे पास a से है, तो x कोऑर्डिनेट हम b के लिखेंगे, दैट इज 9, तो 3 into 9। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला इसमें बीच में माइनस होता है। 1 लिखूंगा, 1 की डिस्टेंस b से, तो x कोऑर्डिनेट a के लिखेंगे, दैट इज 5, तो 1 into 5 डिवाइडेड बाई m minus n, दैट इज 3 minus 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट। हाँ, ये तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। यही चीज y कोऑर्डिनेट के लिए भी कर देंगे। 3 लिखेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट b के लिखेंगे, दैट इज 6, माइनस साइन लगेगा। 1 लिखेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट हम जब लिखेंगे तो a के लिखेंगे, दैट इज -2, और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, डिवाइडेड बाई m minus 1। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दैट आई हैव रिटन। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 27 minus 5 22, 22 by 2 दैट इज 11, और y कोऑर्डिनेट 18 plus 2 20 by 2 दैट इज 10। So I am getting the x coordinate to be 11, y coordinate to be 10, and that is my answer। और ये मेरे पास आंसर आ गया। सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। लेकिन एक चीज हो गई, मेरे पास जो आंसर आया p के x कोऑर्डिनेट 11 आया, 10 आया, y कोऑर्डिनेट, और आंसर जो दे रखा था वो यहाँ पे ये दे रखा है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 दे रखी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 दे रखी है। आंसर जो है वो डिफरेंट है, और जो हमारा आया वो डिफरेंट है। तो या तो हमने मिस्टेक कर दी या फिर आंसर गलत है, दो में से एक चीज गलत है। अगर कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं पे मिस्टेक मैंने कर रखी है। सो हो सकता है कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया हो, आंसर गलत दे दिया हो, क्या हो गया है, तो इसके लिए अभी ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, अभी हम इसको चेक कर लेंगे। दूसरी चीज एक और है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि मेरा आंसर सही है या आंसर जो बुक में दिया है, जो स्लाइड पे लिखा हुआ वो गलत है। आई विल चेक इट, है, वी हैव ए वे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जो है ना, वो माइनस साइन लगता है और यूज करने में भी थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता है। मैं तो कभी नहीं यूज करता हूँ एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करता हूँ और प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व होती है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू चेंज द मेथड। आई विल नॉट यूज द एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, इसको यूज ही नहीं करेंगे। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री या थोड़ा सा लॉजिक से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके कर लेंगे। समटाइम्स दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, सब चीजें करते हैं, तो वहां पे भी यही चीज करिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 5 - 2 दे रखे हैं, फिगर बनाऊंगा, ज्योमेट्री यूज करनी है। 5, -2 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स इससे दे रखे हैं 9, 6 और 3:1। 9, 6, let me check it again, 9, 6 ही है, right, and 3:1। ए के साइड से हमारे पास 3:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट बी एक्सटर्नली। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नली वर्ड लिख दे रहे हैं, एक्सटर्नली। एक पहली बात तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम इसको इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे बता रहा हूं, फिगर अभी बनाई थी मैंने। वी हैव ए पॉइंट ए हियर, उसके कोऑर्डिनेट 5, -2 है। पॉइंट बी मेरे यहां पे ले रखा था, उसके कोऑर्डिनेट्स 9, 6 है। पॉइंट पी यहां पे है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y लिए थे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसने कहा था ए से बी की साइड में 3:1, हाँ 3:1 ही था, ध्यान आ गया। तो ये डिस्टेंस इसने 3 दे रखी है, रेशियो वाइज है, लेकिन 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्टेंस हमारे पास 1 दे रखी है, लेकिन हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे।
अब फिगर में दिखाई पड़ रहा है ए से लेके पी तक का डिस्टेंस 3 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 2 है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसको मैंने हटा दिया, ये डिस्टेंस ये 3 है कंफ्यूजिंग, इसको हटाई दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। नाउ आई कैन चेंज माय स्टेटमेंट। अब हम अपना स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। हम ये भी तो कह सकते हैं कि पॉइंट बी जो है वो एपी को डिवाइड कर रहा है 2:1 में इंटरनली। आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, बी इज डिवाइडिंग AB in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। ध्यान देना पड़ता है, ए की साइड से 2 है, 1:2 मत लिख दीजिएगा, 2:1, लेकिन इंटरनली ठीक है। अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट 9 दे रखे हैं, हमें पी के एक्स कोऑर्डिनेट जिसको मैंने एक्स लिया उसको कैलकुलेट करना। आई एम गोइंग टू यूज द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। ये इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, हमेशा क्रॉस में होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे 2 into एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दैट इज एक्स। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से 2x, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, 1 into एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ए दैट इज 5 डिवाइडेड बाई m plus n, दैट इज 2 plus 1, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी विच इज गिवन 9, उसकी वैल्यू 9 दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 213 into 9 27 minus 5 22 by 2 दैट इज 11। तो x की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। अब सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का पॉइंट बी के फिर से लगा रहे हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। तो आई विल राइट 2 into y, p के y कोऑर्डिनेट y ले रखे थे, प्लस 1 into y कोऑर्डिनेट द पॉइंट ए विच इज -2 डिवाइड बाई m plus n, दैट इज 2 plus 1, और y कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के दे रखे थे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 into 6 18, 18 plus 2 20, 20 by 2 10। तो y की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। x, y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, सो आई कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P दैट इज x व्हिच इज 11, y व्हिच इज 10। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं वो 11, 10 आए हैं। ठीक है। अब पहले मैंने यूज करा था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, आई गॉट द आंसर 11। पहले भी 11 10 आया था, अभी भी 11 10 आया था। ठीक है। तो दैट मींस ये जो आंसर लिखा है यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, द आंसर इज रॉन्ग, इट शुड बी 11, 10। तो आंसर इज 11, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज 10। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने दोनों फॉर्मूला यूज करके करा दिया, आंसर चेक करा दिया, एंड ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना कन्वीनियंट होता है, इजी होता है, उसमें कंफ्यूजन कम होता है। ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा सा ज्योमेट्री से फिगर खींच के डिसाइड कर लेंगे कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो किस रेशियो में हो रहा है। पहले एक्सटर्नल में 3:1 था, इंटरनल में 2:1 बन गया, दैट्स ऑल, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है the coordinates of the 3 consecutive vertices of a parallelogram of this find the coordinates of the 4th vertex। अब एक पैरेललोग्राम इसने कह ही दिया है तो इसके लिए हमें बॉदर नहीं होना, इसने कह दिया दे आर द पैरेललोग्राम, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए, चौथे के पूछे हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है, एकदम साफ साफ लिख दिया है कि दे आर द कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। तो रैंडम नहीं है, एक पॉइंट ए है तो दूसरा बी है, तीसरा सी है, ऐसा नहीं कि एक ए है, तीसरा सी है, चौथा डी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। दे आर इनटू ऑर्डर। नहीं भी लिखा है तब भी हम ऑर्डर में लेंगे, हैं, कायदे से लिख देना चाहिए। जेई वगैरह में तो लिख देते हैं, बाकी जगह पे कभी कभी नहीं लिखते हैं, तो दे मीन दैट दे आर इनटू ऑर्डर। तो वी आर हैविंग ए पैरेललोग्राम, ये इसने कह ही दिया है। और अभी मैंने बताया पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि यूज द कॉन्सेप्ट दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बस सबसे अच्छा और इजी तरीका वही होगा अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वर्टिसेस के। इक्वेशन वगैरह दे रखी है तो भाई दूसरी चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। वो सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मेथड कहाँ पे काम करना है। तो पॉइंट ए इज देयर, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने 1, 3 दिए। पॉइंट बी इज देयर, उसके कोऑर्डिनेट्स -1, 2 दे दिए। उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास 2, 5 है, सी है 2, 5। देयर इज ए पॉइंट डी, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिए। x, y हमें निकालने हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
सीधी सी बात है, इसको मैंने अगर ज्वाइन करा तो आई विल गेट ए डायगोनल AC। AC का मिड पॉइंट जो निकलेगा वो BD का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग। यहां पे लिख दे रहा हूं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग। अच्छा ठीक है, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। BD डायगोनल ले रहे हैं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख रहे हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x1 प्लस x2/2, दैट इज बेसिकली x माइनस 1/2। ये तो हमारे पास मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आ गए जब हमने BD को डायगोनल लिया। अब हम AC को डायगोनल ले रहे हैं, उसके एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, जिसको मैंने M पॉइंट बोला हुआ है, तो 1 + 2/3, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, x1 प्लस x2/2। अब होगा क्या, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। यानी कि पॉइंट D के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला फॉर द y कोऑर्डिनेट। अब डायगोनल BD ले रहे हैं, मिड पॉइंट M के y कोऑर्डिनेट आएंगे y + 2/2, y1 + y2/2, ये तो y कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट M के। उसके बाद डायगोनल AC कंसीडर कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 3 + y/2, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 खैर कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट y इज 8 - 2, दैट इज 6। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई। सो आई कैन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 6, एंड दैट इज माय आंसर, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी आंसर हमारे पास मैच कर गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस है। अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे, जो कि डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने B ले लिया। द पॉइंट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 1:3 एंड एक्सटर्नली। आई विल ड्रॉ द फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैंने पहले कहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा परेशानी आती है यूज करने में, सो आई विल अवॉइड दैट, है उसको नहीं यूज करेंगे, हम इंटरनल डिवीजन से कर लेंगे। ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। वी आर हैविंग ए पॉइंट A, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने 1, -3 दिए हैं। देयर इज ए पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट्स -3, 9 दे रखे हैं, कोई बात नहीं। देयर इज ए पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:3, तो A की साइड से 1 चाहिए होगा, इसका मतलब पॉइंट P जो होगा वो यहां पे होगा, ठीक है, इस साइड पे नहीं होगा, B की साइड पे नहीं होगा, पॉइंट P यहां नहीं होगा, वो गलत है ना। तो आई एम इरेजिंग इट, एक्सप्लेन करने के लिए बताया था बस, और कोई बात नहीं है। तो पॉइंट B इज नॉट हियर, यहां पे नहीं है। ओके, P से A तक का डिस्टेंस इसने 1 दे रखा था, ये डिस्टेंस इसने 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 लिख दिया। P से B तक का डिस्टेंस 3 दे रखा था, तो टोटल ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का 3 है। अभी रब कर देंगे इसको, तो P से A का डिस्टेंस 1 आ गया, तो ये डिस्टेंस 2 बनेगा, ठीक है। ऐसे मैंने शो कर दिया फिगर को, फालतू वाली इंफॉर्मेशन सब हटा दे रहा हूं। ये लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए हटा दीजिए, फिगर को गंदी मत करा करिए, ठीक है। तो पॉइंट आई कैन से फ्रॉम द फिगर, आई कैन से द पॉइंट A इज डिवाइडिंग PB इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको यूज कर रहा हूं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ठीक। आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट दैट पॉइंट A डिवाइड्स PB, BP मत लिखिएगा, PB, अगर BP लिखेंगे तो 2:1 कर दीजिएगा, और PB लिखेंगे तो 1:2, डिवाइड्स PB इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, लेकिन इंटरनली, इसको बहुत क्लियर लिख दिया, इंटरनली। अब हम क्या करेंगे, इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिखना है, क्रॉस में लिखा जाएगा, तो 1 लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट B के लिखेंगे। आई एम शोइंग यू, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, 1 × x कोऑर्डिनेट इज -3,
बीच में प्लस साइन होता है, माइनस नहीं होता इसमें। 2 लिखेंगे, लेकिन x कोऑर्डिनेट पॉइंट P के लिखेंगे विच इज x डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A विच इज 1। इसको मुझे सॉल्व करना है। 2 1 से 3 बन जाएगा, उधर 3 3 6 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। तो वैल्यू ऑफ x आई एम गेटिंग 3, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, इंटरनल डिवीजन यूज करा। अब हम सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए लिखने जा रहे हैं। पॉइंट बी के y कोऑर्डिनेट -3 है। फॉर्मूले के हिसाब से 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट इज 9, 1 इंटू 9 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दैट इज y डिवाइडेड बाई m प्लस n और 1 प्लस 2 दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच इज गिवन -3। ये -3 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 ये 3 -9 बनेगा, तो -18 बनेगा, तो -9 आ जाएगा। तो y आई एम गेटिंग टू बी -9। x और y क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। So I can say the coordinates of the point P are x coordinate I have got 3 and the y coordinate I have got -9. So 3, 9 are the coordinates of the point P which is dividing them externally. Okay. Let's move to the next question. Okay. The midpoint of the sides of a triangle of this find the coordinates of the vertices of a triangle. अब इसके अंदर भी हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट्स लिटिल लेंदी, थोड़ी सी लेंदी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। है, बता रहा हूं। वी आर हैविंग ए ट्रायंगल, ट्रायंगल को इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ऐसे मत बनाया करिए, रैंडम बनाया करिए, दैट इज बेटर। है, दिस इज ए ट्रायंगल, इस वर्टेक्स इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी मान रहे हैं। ए बी का मिड पॉइंट को P मान लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दे रहा हूं 1, 2। अच्छा, AC का मिड पॉइंट जो भी है मैंने इसको Q मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स से दे रखे थे 0, -1। ये फिगर पे लिख दे रहा हूं। अगर PQ को ज्वाइन करेंगे तो PQ जो होगी बेस BC के पैरेलल होगी, उसकी आधी होती है। ये तो थ्योरम होती है, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिगर अच्छी बने, देखने में अच्छा लगे, इसलिए करा दिया। इसी तरह से BC का मिड पॉइंट हमारे पास R ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -1 दे दिए हैं। ठीक है, तो QR को ज्वाइन कर देंगे, वो AB के पैरेलल आ जाएगी, आधी आ जाएगी, और P और R को ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी पैरेलल टू द AC एंड हाफ ऑफ AC। फॉरगेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो पॉइंट A है, इसके x कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 मान लिए। पॉइंट B है, उसके x कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 मान लिए। ऑर्डर में माना करिए, B को x2 y2 मानिए है, x3 y3 मत लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी कहीं मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फिर फॉर्मूला गलत लग गया या कुछ हो गया, तो जो भी मिस्टेक होगी वो हम कैच कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अगर रैंडम लिखा होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो टेक द पॉइंट C टू बी x3 y3। ये सब छोटी छोटी चीजें थे जिसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द A एंड B। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए, फिर y के लिए। पहले x वाला लिख दे रहा हूं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 आ जाएगा। x1 प्लस x2 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, एंड दैट इज गिवन 1। उसकी वैल्यू 1 दे रखी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट x1 प्लस x2, इट्स वैल्यू इज 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। दूसरी चीज एक और है, मेरे पास 6 अननोन है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो 6 इक्वेशन चाहिए होगी, 6 इक्वेशन होंगे, 6 अननोन, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तो मैं एक काम कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट के लिए लिख दे रहा हूं, बाद में y के लिए भी लिख दूंगा। ठीक है, अभी AB का मिड पॉइंट लिया, उसके x कोऑर्डिनेट लिखे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक AC। AC का मिड पॉइंट आएगा x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2, और मिड पॉइंट हमारे पास Q के x कोऑर्डिनेट 0 दे रखे हैं, तो आई एम गेटिंग x1 प्लस x3 टू बी 2, 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ पॉइंट R के लिए लिख रहा हूं। पॉइंट R जो है मिड पॉइंट BC का है, सो आई कैन से दैट इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R विच इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, then I am going to get x2 plus x3 is equal to 4.
ये तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बाद में y के लिए कर लूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, इन सब के LHS अगर ऐड कर दिए तो आई एम हैविंग x1 हियर, x1 यहाँ पे भी आ रहा है, x1 यहाँ पे भी आ रहा है। ऐड कर देंगे तो 2x1 आ जाएगा, तीनों को ऐड कर रहा हूं। फिर x2 मेरे पास इस जगह पे भी है, x2 मेरे पास इस जगह भी, ऐड कर देंगे तो 2x2 आ जाएगा। उसी तरह से x3 के लिए एक बार यहाँ पे भी है, एक बार यहाँ पे भी है। सो आई विल गेट 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3। ठीक है, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट साइड में 2 है, यहाँ पे 0 है और ये 4 है, तो 6 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, देन आई विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3। 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब एक काम कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या फिर ऐसा कह दीजिए x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2, इसके लिए 2 रख देंगे। 2 प्लस x3 1 आ जाएगा, तो x3 की वैल्यू 1 आ गई। x1 प्लस x2 की जगह 2 रख दे रहे हैं, तो x3 की वैल्यू 1 आ गई। फिर सेकंड इक्वेशन में x1 प्लस x3 0 है, x1 प्लस x3 0 कर देंगे तो x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब थर्ड वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 की जगह 4 रख देंगे तो x1 प्लस 4 3 और x1 की वैल्यू -1। सो द वैल्यू ऑफ x1 विल बी -1। ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, तो आई हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3, और सेम वे से हम प्रोसीड करेंगे, y1, y2, y3 निकाल देंगे। बट दिस टाइम, ठीक है, थोड़ी सी आदत डालिए, अभी तो मैं सारे स्टेप लिख लिख के बता रहा हूं, लेकिन आगे से सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, है ना। तो आई एम गोइंग टू डू इन शॉर्ट में करने जा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, जल्दी से लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, सब कुछ यही करूंगा। y कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं पॉइंट P के, दैट इज 2, तो y1 प्लस y2 बाई 2 इज 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट इक्वेशन y1 प्लस y2, दैट विल बी 2 into 4। ये क्वेश्चन नंबर हमने इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C करके बना दे रहा हूं, कैपिटल A लिख दिया। अब पॉइंट Q के लिए लिखेंगे y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन B बना दिया। अब पॉइंट R के लिए लिख रहा हूं y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, दैट इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन C बन गई। ठीक है, वही काम करेंगे जो पहले करा था। अब के समय तीनों को ऐड कर दूंगा, तो लेफ्ट साइड में y1 दो बार आ जाएगा, y2 भी दो बार आएगा, y3 भी दो बार आएगा, तो 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आएगी, दैट इज 4 - 4, बेसिकली 0। तो कुल मिला के y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो y1 प्लस y2 की जगह 4 रख देंगे, तो y3 आई एम गोइंग टू गेट -4, तो y3 आई एम गोइंग टू गेट -4। अच्छा, फिर सेकेंड इक्वेशन में y1 प्लस y3 की जगह -2 रख दें, तो y2 इज 2, तो y2 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ठीक, फिर y2 प्लस y3 भी रख देंगे -2, तो y1 की वैल्यू भी मेरे पास 2 आ जाएगी। I have got the values of x1, y1, x2, y2, x3, y3, so I can write the coordinates of the point A, B and C। सबके आंसर लिखे जा सकते हैं, that I am writing now है, अभी लिख दे रहा हूं। So पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट जो मेरे पास निकल के आए हैं, that is x1, y1, तो x1 की वैल्यू -1 आई थी और y1 की वैल्यू 2 आएगी, तो -2 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वन वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स मेरे पास B आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 लिए थे, इसीलिए मैंने कहा ना कि ऑर्डर में लीजिए, x2, y2 B के आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि x3, y3 है कि x1, y1 है, ये सब चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, तो B के x2, y2 आ गए, x2 की वैल्यू फिगर नहीं देखता हूं, अब ऐसे ही कर दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं, आप ऑर्डर में लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। x2 की वैल्यू 3 आ गई और y2 की वैल्यू 2 आ गई, 3,2। अब उसके बाद पॉइंट C आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x3, y3 हैं, x3 की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आई है 1 और y3 की वैल्यू -4। तो आई हैव गॉट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आंसर मेरे पास -1 2 एक आ रहा है, दूसरा 3,2 आ रहा है और एक 1, -4 आ रहा है।
तो दैट मीन्स जो भी आंसर आया दैट इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट एक दूसरा आर्टिकल है, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। अभी मैंने बताया था इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, ये सब जो होते हैं जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और उन प्रॉब्लम को हम लोग ज्योमेट्री से करते हैं। उनके फॉर्मूले भी होते हैं। तो फॉर्मूले भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं कि वो क्या होने वाले हैं। या तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, ये तो बहुत इजी होता है, तो एवरीबॉडी नोज इट, नो प्रॉब्लम, दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। इन सेंटर का फॉर्मूला ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b, where small a, small b, small c are the sides of the triangle है। ये भी ठीक है, इसकी भी जरूरत रहती है, अच्छा फॉर्मूला है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। आफ्टर दैट एक्स सेंटर भी होते हैं। एक्स सेंटर वर्टेक्स ए के अपोजिट भी होता है, वर्टेक्स बी के अपोजिट भी होता है, वर्टेक्स सी के अपोजिट भी होता है। तो 3 एक्स सेंटर निकलते हैं। एक एक्स सेंटर का फॉर्मूला लिखा है, बाकी के सिमिलर लिख देंगे, बता देंगे आपको। उसके बाद ऑर्थो सेंटर का जो फॉर्मूला है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, ऐसे tan a tan b tan c। तो ये फॉर्मूले में हमें एंगल्स चाहिए होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी चाहिए होगा। अब पहली बात तो ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स तो दिए नहीं जाते हैं, वो तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में दे दिए जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एंगल नहीं होंगे। हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो सकती है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तो दिए नहीं जाएंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि लॉग किसी तरह से tan a निकाल दे, tan b निकाल दे, tan c निकाल दे, अगर निकालने की कोशिश भी करी तो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर निकाल भी लिए, मालूम पड़ा tan a की वैल्यू √2 आ गई, tan b की वैल्यू √3 आ गई और tan c की वैल्यू √17 आ गई, अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। या फिर tan a की वैल्यू 3 प्लस √15 आ गई और परेशानी हो जाएगी, सॉल्व नहीं होने वाला। सो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं या जो भी चीजें हैं, सो दे आर यूजलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हमें यूज नहीं करना है। इसी तरह सरकम सेंटर के अंदर भी एंगल एबीसी दे रखते हैं, तो sin 2a निकाले, sin 2b निकाले, sin 2c निकाले, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूले। फॉर्मूले ऐसे ही है कहने के लिए, ठीक है। तो दे आर यूजलेस, ना इनको याद करना ना इनको यूज करना है। करना क्या है, ज्योमेट्री यूज करनी है। ज्योमेट्री कैसे यूज करनी है वो हम डिसाइड करेंगे, प्रॉब्लम के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लाइंस दी हैं, लाइंस की क्वेश्चन दी है, क्या चीजें दिया है, या डिस्टेंस किसी पॉइंट से दे रखा है, क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री यूज कर लेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, लेकिन वो बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट इज ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऑल दीज थिंग्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ऑर्थो सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, फिर इसके ऊपर बेस ज्योमेट्री से कुछ प्रॉब्लम्स करा देंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो वी आर गिवन इनफ टाइम, काफी टाइम हो चुका है, एंड लेट्स टेक ए ब्रेक। और आई विल स्टॉप नाउ, यहाँ पे बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। सो आई होप आपने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी होंगी। हाँ, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स है, जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आगे बताएंगे। आज तो ज्यादा नहीं बताया है, आज तो बहुत छोटे से आर्टिकल, बहुत इजी सा आर्टिकल कराया है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे, जे के PYQ आएंगे, बाद में एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। सो इसीलिए मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको आज के दिन क्लियर करा दी। बाद में हम शॉर्टकट लेंगे, जम्प्स लेंगे, एक एक स्टेप लिख के नहीं बताएंगे। एक चीज आपसे और कहनी थी, एक आपसे रिक्वेस्ट थी, आज का लेसन आपको कैसा लगा, कौन सी चीज आपने नहीं सीखी, कौन चीज समझ में आई, कौन सी चीज समझ में नहीं आई, तो ये सारे चीजें आप हमको अगर कमेंट्स में बता सकते हैं तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। उसके बाद हम लोग जो है हम मॉडिफाई कर लेंगे, अपने को चेंज कर लेंगे, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई या डिफिकल्ट लगी तो उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। नाउ आई एम स्टॉपिंग यू, ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Goodbye, bye bye, bye everybody. Okay, thanks for the watching.